कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरा घर चुनमुन को घूर रहा था और वो फिलहाल खाने में बिजी था। चाची रायता, वो वहीं से चिल्लाया तो सुनीता उसके लिए रायता कुंती देवी का मुंह देखते हुए जल्दी से लाई। जहां अभी के लिए कुंती देवी के पास मसहरी पर बैठी सोमवती घर की इकलौती बुआ जी मुंह फुलाए बैग वहीं रखे पूरा अटेंशन लिए हुए थी, क्योंकि चुनमुन की वजह से वो अब जाकर आ पाई थी। पूरा घर भरा हुआ था। आप किसी को भेज देती अम्मा, आपको यही चुनमुन मिला था, 2 घंटे बाद मिला ये मुझे। फिर ना जाने कौन से रास्ते से लेकर आया कि मैं विभा के ससुराल वालों से भी ना मिल सकी। लड़का भी नहीं देखा और रिश्ता भी पक्का हो गया। और इसे देख लो, भाभी लोगों को मुझे कुछ नहीं पूछा, इसे खाना भी दे दिया। सोमवती आखिर बोल ही पड़ी। तो किसने कहा था हाइजीन की बुआ बनकर स्टेशन से 1000 किलोमीटर दूर रुमाल मुंह पर लगाकर साड़ी ऊपर हाथ में पकड़ खड़े होने को? इसलिए फोन नहीं उठा रही थी ना मेरा आपकी, कहीं आपकी ये मखमली साड़ी जमीन में ना लग जाए। और सही रास्ते से लाया मैं, वरना कौन सुनता कि हाय अम्मा कमर तोड़ दी इसने तो मेरी। और कौन चींटियों के बिल में हाथ डाले अपना। आपसे खाना पूछो उससे पहले सबको आपको मनाना वैसे भी है, तो पहले मना ही ना ले, खाना काहे लाए बेफालतू में मेहनत करके। भाभी पूड़ी, वो बोलते बोलते चिल्लाया। फिर खाने लगा तो सरिता ने उसे घूरा, पर वो टस से मस ना हुआ। देख लो अम्मा, आप जिंदा हैं तो ये हाल है, आपके पीछे क्या होगा मेरा। सोमवती मुंह पर पल्लू लगाकर बोली। आंसू क्या स्टोर ही रहते हैं हर समय बुआ आपको। अरे लड़के की मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, कौन सा आपको देख विभा दीदी के ससुराल वाले खुशी में झूम उठते कि हाय लड़की की बुआ तो उस उम्र में लड़की से भी छोटी हैं, बिल्कुल हीरोइन हीरोइन। अम्मा, सोमवती उसकी सुन और कस के मनमना उठी। चुप कर, पता नहीं कौन सी घुट्टी पी है इसने बचपन में, जबान बंद ही नहीं होती। तू शांत रहे बिटिया, ये तो ऐसा ही है। वो तो मेहमानों की वजह से मैं फोन नहीं कर पाई, वरना इसके कर्म तो मैं जान गई थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। कुंती देवी बड़बड़ाकर बोली। अगली बार उनकी फोटो लेकर नीचे वांटेड लिखवा कर स्टेशन जाऊंगा, ताकि कोई देखे इन्हें तो पकड़ कर ले आए मेरे पास। बुआ चाय, इला उनके सामने कप करके बोली। जहर मिला दो इसमें थोड़ा, सोमवती झल्लाकर बोली। पी लो, वैसे ही होगी जहर जैसी बुआ इसने जो बनाई है। चुनमुन फिर बोला। चुप कर कमीने, वरना ये थाली उठाकर तेरे सर पर पटक दूंगी। इला दांत पीस कर बोली। जी जी, काहे मन फीका कर रही हो, अब जाने दीजिए। राधा आगे बढ़कर उनसे बोली। तब तक सुनीता जल्दी से उनके लिए खीर ले आई। अब खीर खा लीजिए, विवाह का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। नहीं खानी मुझे। गलत बात चाची, अभी 1 घंटा कहा हुआ है, बुआ इतनी जल्दी नहीं मानती। मुझे लाओ, मैं खा लेता हूँ तब तक खीर। अरे ले लो सोमवती, रामनाथ आते हुए बोले तो सोमवती के भाव बढ़े। अब तक आंगन में दीनानाथ, रामनाथ और बैजूनाथ भी आ गए, रोज की तरह कुंती देवी के पास बैठने। तो फिलहाल घर के सभी आतंकवादियों ने अपना अपना कोना पकड़ लिया। जीवन और रमन तो आराम करने चले गए और उनकी पत्नियां उनके बिस्तर सही करने, और बाकी सब स्नेह और कला के कमरे में हाजिरी लगाने बैठ गए। तुमने देखा ना स्नेह, वो विवेक जीजाजी के बड़े भाई तुम्हें कैसे देख रहे थे? कला ने बम फोड़ा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा दीदी, स्नेह कुछ गहरी सांस लेकर बोली। हाँ मैंने भी देखा, पता नहीं क्या मजबूरी उठाए बैठे हैं, जवानी बर्बाद करने पर तुले हैं। अरे भगवान ने टोटा बनाया है तो 2-4 लड़कियों को 2 लाइन। इला पलट कर बोली। बात तो सही है यार, कला फैलती हुई बोली तो विभा ने उसे घूरा। कोई काहे तुम लोगों के हिसाब से चले, अरे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अभी हमारे आंगन में ही हो विभा दीदी, ज़्यादा ससुराल वाली ना बनो और प्लीज़ ज्ञान ना चेपो। वैसे बंदा पटाने लायक तो है, पर ये रिस्क ले कौन? देखा नहीं बेमौसम बरसात की तरह आंखों से बिजली गिरा रहा था। ईला फिर बोली। तुम पर तो ना गिरा रहा था ना, ये जो सामने सामने के बाल चिकना कर तुम हीरोइन बनती हो ना, तुम पर तो कोई बिजली गिरा भी नहीं सकता। कला उसकी बात सुनकर बोली। तो ना गिराए, हम क्या किसी से कम हैं? वो तो मैं ज़्यादा सस्ती सवरती इसलिए नहीं, क्योंकि तुम लोगों की मुझे टेंशन है। अब मुझ जैसी हीरोइन को देख, तुम सबको कौन ही देखेगा जब तुम सबका किडनैपर आ जाएगा,
तब देखना मेरा जलवा। किडनैपर स्नेह कुछ ना समझी से बोली, अरे हाँ, पति परमेश्वर स्वामी हमारे जन्मों के साथी वो किडनैपर ही होते हैं। वैसे तुम मोह जी के दोस्त को कहीं घूर रही थी? विभा फिर शिकायत लेकर कुछ याद कर बोली, अरे ससुराली बहन जी, पूरे घर का राशन खाकर डकार ना ले, ऐसा राक्षस था वो। जितना गोरा रंग है उसका, अगर खा खा कर मोटा हो गया ना तो पक्का उबला, उसके बाद छिला हुआ, उसके बाद मिर्ची में लिपटा हुआ चाट लगेगा वो। भले के लिए ही उसके घूर रही थी उसे। किसकी बात चल रही है? चुनमुन मुंह साफ करता हुआ उनके बीच आकर बोला, तुम्हारी, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं बेटा, तुम्हें लड़का नहीं लड़की होना चाहिए था। कितना इंटरेस्ट है कि हम क्या बात कर रहे थे? कला ने उसे झिड़का। अच्छा ही होता, कम से कम अत्याचार से तो बच जाता। शाम के 7 बजे के बाद कहीं जाना नहीं पड़ता। अब सुंदर तो मैं होता ही, एक अच्छा लड़का पटाता और गाड़ी में बैठ 4 आंसू गिरा अपने ससुराल चला जाता। हद है, बिल्कुल बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता तुझे। स्नेह उठकर किताबें सेट करती हुई उससे बोली, अरे दीदी पूछो मत, इतना कचरा किया है बुआ ने मेरे दिमाग की कि पूछो ही मत। चुनमुन फिर बोला, वैसे सच बता, तुमने जानबूझकर बुआ को वेट कराया? नहीं, उनकी खुद की सोच कि वो सबसे साफ है, बाकी सब गलियारे में पड़े रहते, उसकी वजह से इतना टाइम लगा। हर बात पर कमेंट्री। अरे वो जो लाल आलू बेचने वाला हरी है ना स्टेशन के पास, जरा सा मैंने लेकर क्या खा लिया, शुरू हो गई। इसके हाथ कितने गंदे हैं, इसके आलू में रंग है, इसके बाल क्यों नहीं हैं? अरे बाल नहीं खाने मुझे उसके। नहीं है तो नहीं है। अभी रो रही दादी के पास बैठी हुई कि तुम मर जाओगी अम्मा तो ये बच्चे मुझे घर से निकाल देंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे। कौन पूछे इन्हें पानी? पानी से ज़्यादा इन्हें ग्लास सूंघना है। वो नॉन स्टॉप बोला तब तक जब तक ज्योति और रीमा ने आकर उसका मुंह नहीं बंद किया। चुप हो जाओ, मरवा डालो हम सबको। तुम्हारी ये बातें सुन ली ना दादी या बुआ ने तो उस टाइम तो बच गए, अब की पक्का कूटे जाओगे। अरे कुछ नहीं होता भाभी, इन सबको अभी मुझसे बहुत काम करवाने हैं। अच्छा ठीक है, अब लो मिठाई खाओ, उस टाइम तो तुम नहीं थे, अब ले लो। वैसे कैसे हैं जीजाजी? वो मुंह में मिठाई रख कर बोला, बहुत अच्छे। विभा कुछ शर्मा कर बोली तो सबने एक साथ उसे देखा मुस्कुराते हुए। उनसे अच्छे तो उनके बड़े भाई हैं, बिल्कुल टोटा लल्लन टाप। इला जीभ चटका कर बोली तो विभा ने मुंह पर तकिया फेंक उसे मारा। वैसे स्नेह, वो तुम्हें क्यों देख रहे थे? आपकी बात रीमा ने मारी। देखा देखा, कला इला विभा एक साथ फिर बोल उठे तो स्नेह ने अपना सर पकड़ा। मुझे काहे देखें वो, उनके लिए क्या कमी है लड़कियों की? स्नेह जो मुंह में आया बोल उठी, वो हमें नहीं पता, पर मोह ने देखा तुम्हें ही। क्या मोह? मोह सूर्यवंशी? चुनमुन झट से बोला। हाँ, तुझे कैसे पता? कला पलट कर बोली, अरे किसी नहीं पता, आगरा के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। इतनी यंग एज में काफ़ी नाम कमाया है भाई। लीक से हटकर ये देखो। वो झट से मोबाइल पर गूगल कर बोला। सामने जगमगाती हुई उसकी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में तस्वीर, जिसने उसकी वो गहरी आंखें स्नेह को बिल्कुल खुद पर जमी हुई लगी। ऐसे ही तो देखा था आज इन आँखों ने उसे। अभी भी उसने पूरी नज़र से एक पल को ध्यान से देखा था उसे। वाकई नज़रों में सजोने वाली अदा थी उसकी। खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग की ही मापदंड की नहीं होती। भगवान की बनाई हर कृति अनोखी है, बस खुद को अपना कर सजोकर तो देखो, दुनिया खुद ब खुद आपको सर पर बिठा लेगी। जैसे मोह था बिल्कुल अनोखा सा, अब बस खुद को समेट उसने जो खुद को बनाया है, उसके वो गुण सामने बैठी उस लड़की के लिए उसे पागल कर देने वाले थे, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। और ना स्नेह का, वो तो इससे बिल्कुल अछूती थी। सुबह की फैलती हुई किरणों के साथ उसने जब बाहर आज कदम रखा तो देखा मौसम ने आज अलग ही करवट ले ली। सूरज की तपिश को बादलों ने ढक लिया और मौसम बेमौसम बरसात का बन गया। स्नेह बेटा, बारिश आने वाली है, कहो तो दुकान पर जाने से पहले कॉलेज छोड़ दूं तुम्हें? बैजूनाथ ने प्यार से कहा। नहीं पापा, आप जाइए, ताऊ जी गुस्सा करेंगे, मैं नहीं चाहती आपको डांट पड़े पापा, वो प्यार से बोली। उसके पापा, जो उस घर की बिजनेस बुद्धि में सबसे अलग थे, अक्सर दीनानाथ और कुंती देवी के कोप का शिकार हो जाते थे।
उसने देखा था इस मिडिल क्लास घर में, जिसमें रीति रिवाज से लिपटे हुए संस्कारों वाले नियम, जिसमें लड़के बाहर और लड़कियां घर के काम करने के लिए बनी होती हैं, उसमें उसके प्यारे पापा का सिर्फ बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। सिर्फ वो जानती थी कि वो अक्सर रात को जब देर तक पढ़ती तो वो कितने प्यार से उसके लिए कभी एक छोटा सा केक, कभी एक सैंडविच सबसे छिपकर बनाते और किचन बिल्कुल साफ कर देते, और फिर उसे चुपके से खिलाकर पूछते, स्नेह कैसा बना है। तारीफ तो वो हमेशा करती थी, पर बढ़ती उम्र उसे बता गई कि उन्हें बेहद पसंद था ये सब। इसलिए अब वो चुपके चुपके अब खुद से उनसे कुछ आधी रात को बनाने के लिए बोलती। खुद उसकी माँ भी ना समझ पाई थी उसके पापा को, इसलिए शायद वो कहीं पीछे छूट गए थे। इस कपड़े की दुकान में बैठते बैठते, जहाँ अक्सर गलती हो जाने पर इस उम्र में भी डांट खाते थे। बेटा, बड़े भाई हैं वो मेरे, डांटते नहीं है, समझा देते हैं। और इला कला नहीं जा रही आज क्या? उनके पूछने पर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। नहीं पापा, आज छुट्टी है, मुझे बस कुछ पेपर सबमिट करने हैं स्कॉलरशिप के, तो ऑफिस तक ही जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, बोलते हुए वो दुकान की तरफ मुड़े। कॉलेज में आज गिने चुने ही बच्चे थे, वो सीधा ऑफिस की तरफ ही बढ़ गई। सारा काम खत्म कर वो अगले 1 घंटे में बाहर आई तो देखा धीमे बारिश हो रही थी। पूरा खुला हुआ वो कॉलेज ग्राउंड, जिसमें उगी हुई वो हरी घास मोतियों जैसे बूंदों से ढकी हुई थी। हौले से मुस्कुराकर उसने कदम बढ़ाए और वैसे ही भीगती हुई कॉलेज से बाहर आई कि नज़र सामने खड़े शख्स पर टिक गई। वो आज वहाँ कॉलेज सामने बने उस फैले हुए बड़े से ज़मीन के टुकड़े को देखने आया था। वहाँ का मालिक कॉलेज सामने होने की वजह से किसी फैक्ट्री के लिए इसे बेच कोई लीगल इश्यू नहीं चाहता था, इसलिए मोह से उसने बात की थी। वो बेपरवाही सा उन्हीं बूंदों के बीच गाड़ी साइड लगाए सामने देख रहा था। उसके वजूद पर पड़ी हुई वो वी नेक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स कुछ अलग ही रुख लिए हुए थी। उसकी गोल कलाई में बंधी हुई वो वॉच और उसके मन मर्जी चलते हुए वो बाल, जो अभी इस वक्त कुछ नम होकर दीवाने से ही हो गए थे। स्नेह ने उसे बस तब तक देखा जब तक वो पीछे नहीं मुड़ा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसकी पलकें झुक गई और मोह की उस पर नज़र टिक गई। सिर्फ एक रोड का फासला था उनमें, बीच से निकलती हुई इक्का दुक्का गाड़ियाँ और वो भीगा भीगा सा मौसम। मोह उसे देखता रहा हक से अधिकार से। कुछ झिझक कर स्नेह ने कदम बढ़ाए। रुकिए, वो कुछ जोर से बोला तो वो एकदम कदम रोक वैसे ही खड़ी हो गई। कुछ ही वक्त में वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। तुम यहाँ? वो हक से उससे बोला। जी, वो मेरा कॉलेज है, वो एकदम पलट कर बैग संभालती हुई बोली। पर शायद आज कॉलेज की छुट्टी है। मोह कॉलेज में 1-2 बच्चों को देख बोला। कुछ काम था बस, मैं चलती हूँ, स्नेह धीमे धीमे बोली। मैं छोड़ देता हूँ, तुम भीग जाओगी, आसपास ऑटो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मोह बेहद इत्मीनान से उसकी झुकी हुई पलकें देखकर बोला। आप क्यों परेशान होंगे, मैं चली जाऊँगी। एक मुलाकात में भरोसा करना मुश्किल होता है जानता हूँ, पर यकीन रखिए गलत नीयत नहीं है मेरी। मोह साफ साफ बोला तो स्नेह की पलकें एकदम उठी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो एकदम बोली। इतनी भोली नहीं थी वो कि किसी की अच्छी नीयत या गलत नीयत समझ ना पाए। मोह ने उसकी वो सुर्ख भीगी आंखें खुद पर देखी तो उसने कुछ देर के लिए पलकें झपकाना तक छोड़ दिया। उसे यूं देखते देख स्नेह ने दोबारा पलकें झुका दी। ऐसे सबके लिए हो या सिर्फ मेरे लिए ही ये रिजर्व है? वो उसके यूं पलकें झुकाने पर धीमे से बोला। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, रोड पर हाथ देता हुआ उसे आगे चलने का इशारा कर बोला। पीला सूट जिस पर पड़ा हुआ वो वाइट और पीले फूलों का दुपट्टा इस मौसम में स्नेह को और निखार रहा था। ऊपर से उसके चोटी में बंधे हुए घुघराले जिद्दी बाल जो उसकी ना मानते हुए उसके चेहरे पर घूम रहे थे। मोह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसका रूप नज़रों में उतारा और दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। टॉवेल? वो उस दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए बोला। नहीं, वो बिना उसकी तरफ देख बोली तो भी मोह ने पीछे रखी टॉवेल उसे पकड़ाई। अच्छी लगती थी उसे उसकी यूं पलकें झुकाकर उससे बोलने की अदा,
पर फिर भी ना जाने क्यों नाराज हो जाता था वो उससे, बिना कोई हक, बस यूं ही। एक नज़र में उतरी थी वो उसके दिल में, जाने क्यों उसका उससे यूं झिझकना वो समझकर भी अनदेखा कर रहा था। अब सिर्फ 2 मुलाकातों में वो यूं तो उससे नहीं खुल जाएगी, पर वो जिद्दी सा हुआ था। वो पहली लड़की थी जो पहली बार उसकी पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसे वो ना जाने क्यों जिंदगी भर हक से उसके पास बैठने की जिद में बदलने के लिए बेचैन हुआ था। ऐसा था नहीं वो, बस अब बनने लगा था। आप यहीं रोक दीजिए, मैं आगे चली जाऊंगी। उसके ख्यालों पर रोक तब लगी जब उसने कुछ दूर पीछे ही रुकने के लिए बोला। पर घर तो अभी दूर है, वो उसकी बात सुनकर बोला। जी मुझे पता है, पर आप बुरा ना मानना, आप विभा दीदी के जेठ हैं और अभी रिश्ता तय हुआ है, हुआ नहीं है। आसपास के लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो बिल्कुल ईमानदारी से बोली, जो कि उसकी खासियत थी। तुम भीग जाओगी, पर कोई बात नहीं, मुझे बारिश पसंद है। स्नेह बोली तो वो झटके से उसकी मानता हुआ बाहर आया और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल खड़ा हुआ। वो बैग संभालती हुई नीचे उतरी और आगे बढ़ी, पर मुंह वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, जिसे महसूस कर वो पीछे मुड़ी। आप क्यों भीग रहे हैं? आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। मुझे भी बारिश पसंद है, वो उसी को टोन में बोला तो स्नेह को लगा कि वो सामने 10 साल के बच्चे को देख रही है, जो पता नहीं क्यों खुद में ही नाराज है। वो खुद उससे छोटी होने के बावजूद इतनी बचकानी बात करना कब का छोड़ चुकी थी। वो तो चुनमुन से भी 2 कदम आगे था, जिसे किसमिस नहीं खाना, जिसे अपने मन में ही शादी में आए फूफा की तरह मुंह फुलाना है। ये सिर्फ मेरे लिए ही ऐसे हैं या फिर सबके लिए? कुछ देर पहले मोह का किया गया सवाल अब उसके मन में आया था। आप खाली ही भीग जाएंगे? वो कुछ बेचारगी से बोली। तुम जाओ, वरना रोड पर खड़ी होकर मुझसे बात करती रही तो क्या पता तुम्हारा पूरा मोहल्ला यहीं शिफ्ट हो जाए मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। वो ना जाने क्यों ताना मारता हुआ बोला तो स्नेह के सब ऊपर से निकल गया। जी, वो कुछ समझने की कोशिश में बोली। अब जाओ, नहीं तो बहुत भीग जाओगी। वो इस बार कुछ फिक्र से बोला तो स्नेह ने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। गली में मुड़ते हुए भी उसे एहसास रहा कि मुंह अभी भी वहीं था, पॉकेट में हाथ डाल उसे देखते हुए। हैरत से भर उठी थी स्नेह। कौन कहेगा कि इतना सेंसिबल इंसान इतना टेढ़ा है और जिद्दी भी। वो खुद से बोलते हुए तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। उधर मुंह पर बारिश के असर से ज्यादा स्नेह की नमी चढ़ी हुई थी। इतना ना समझी का व्यवहार खुद करके भी वो एहसास नहीं कर पाया था कि ये उसमें छिपे हुए एहसासों को बाहर निकलने की शुरुआत है। उसने गाड़ी में रखा वो टॉवल उठाया जिसमें छिपी नमी स्नेह की खुशबू जैसी थी, और उसमें फंसा हुआ वो झुमका जो शायद स्नेह के कान से निकल उसमें फंस गया था। स्नेह, उसने उसे देखते हुए धीरे से कहा तो एकदम बारिश ने रफ्तार पकड़ ली, जैसे उसे एहसास करा रही हो कि हाँ बस यही है जो है, बस यही है। तुम बरेली गई थी? उसके घर में घुसते ही ईला ने सवाल किया तो स्नेह ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। क्या बोल रही हो? वो भीगे हुए दुपट्टे को हटाते हुए बोली। और क्या, झुमका तो बरेली के बाजार में ही खोता है ना? ईला बोली तो इस बार स्नेह के साथ साथ कला और चुनमुन ने भी उसे सर उठाकर देखा। क्या जोक था यार? वो उन्हें ऐसे देखते हुए देख बोली। कोई हंसा। कला सूखे मन से बोली, फिर स्नेह की तरफ देखा जो किसी सोच में थी। अब तुम्हें क्या हुआ? दीदी, वो झुमका मेरा फेवरेट था। वो कान छूते हुए बोली। क्यों, उसमें पढ़ाई लिखा था नगों से? अब चुनमुन बोला था। क्या? स्नेह दुखी मन से ना समझी से बोली। अरे एक तो यार, तुम्हें बात जल्दी समझ में क्यों नहीं आती? हर बात लॉजिकल नहीं होती, मेरी खूंटे से बधी हुई गाय। अब ये दुखी मुंह बनाना छोड़ो और चलो पकौड़े खाते हैं, भाभी ने बुआ की सेवा में बनाए हैं। ईला खुश होते हुए बोली ही थी कि कला और चुनमुन एक साथ तुरंत बाहर की तरफ भागे और उनके पीछे ईला भी। स्नेह शोक मनाती हुई फिलहाल चेंज करने चली गई। बारिश सब कुछ रफ्तार में थी। गर्मियों की शुरुआती बारिश बड़ी खूबसूरत सी होती है। अपने घर में गई ठंड कुछ हवाओं के साथ मुंह बनाती हुई वापस आती है, जिसमें मौसम कुछ अलग ही रंग यूं भर देता है जैसे उसे मना रहा हो।
जैसे कि अभी अभी पूरी तरह भीग कर घर पहुंचा मोह, जिसका मूड कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं था आज। मोह बेटा भीग गए हो, चेंज कर लो, फिर चाय पियेंगे हम तुम्हारे साथ। उसके घर यूं टाइम से लौटने पर नेताजी खुशी से बोले, थैंक्स माँ, पर अभी मन नहीं है, आप लोग पीजिए। बोलते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि विवेक उठकर बोला, भाई आप इतना कैसे भीग गए, आपको कहाँ पसंद है बारिश? गलत सवाल विवेक, अब बारिश नहीं पसंद तो क्या, क्या पता कि कोई मोहिनी भीगती हुई पसंद आ गई हो तो उसे देखते देखते भीग गए। अनुज कुछ दबी आवाज़ में धीरे धीरे बोला तो विनीता ने उसे कोहनी मारी, पर तब तक मोह तक उसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी और दिमाग पर फिर वही उसकी सुर्ख आंखें घूम गई थी। उसने आंखें हल्की सी बंद कर फिर खोली। लगता है खुद का पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप। भाभी ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे तो ये सिर्फ जयमाल टाइम ही मिले थे। वो बोला तो अनुज को खांसी आ गई और विनीता ने कुछ सोचते हुए उसे घूरा। एक तो बोलता नहीं है और जब बोलता है मुझे फंसा कर ही छोड़ता है। अनुज खुद में पानी पीते हुए बड़बड़ा उठा और नीता ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हमेशा देखती थी वो मोह की बात की कोई काट ही नहीं होती थी कभी। फिलहाल वो चाय का कप लेकर निहार की तरफ बढ़ गई, जो अभी रूम में ही थे। उधर उस ठंडे मौसम में घर के मर्द तो काम पर थे तो घर की औरतें और घर के आतंकवादियों के बीच एक साथ होते ही कुछ अलग ही माहौल बन गया। सारे प्याज के पकोड़े बीन बीन कर खा लिए हैं तुम्हारी औलादों ने, सरिता। सोमवती प्लेट में आलू और पालक के पकोड़े देख दांत किलस कर इला और चुनमुन को देखकर बोली, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। अरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हो बुआ, तो पौष्टिक चीज़ें आपके लिए कुर्बान की मैंने। अरे पालक वालक खाओ, खून बढ़ाओ, या फिर हमारा पीकर काम चला लोगी? चुनमुन बोला तो एक दबी हुई हंसी स्नेह, कला, विभा, रीना, ज्योति को भी आ गई, जिस पर उनकी सासू माताओं ने उन्हें घूरा। ज़्यादा ना बोलो, और खाने को जो भी हमारा मन होगा वही खाएंगे, क्योंकि हमारी अम्मा अभी जिंदा है। सोमवती झटके से बोली, लो, हमें कौन सा मोतियाबिंद हुआ है बुआ, जो आप बताओगे तभी हम जानेंगे कि दादी जिंदा है। इला मुंह में 2 पकौड़े एक साथ ठूस कर बोली, और क्या इतनी बड़ी खटिया पर इस उम्र में भी मैदे की कटोरी जैसी दादी हमें क्या दिखाई नहीं देती? चुनमुन ताल देता हुआ बोला, चुप कर नास पीटे, कोई कहेगा कि इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, 4 मेहमान आ जाए तो नाक कटवा दे ये हमारी अभी भी। और इलावती, तुम ना इतना ना बोला करो, लड़कियों का इतना बोलना सही नहीं होता है। कुंती देवी ने दोनों को झिड़का। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बुआ पर गई हूँ, इला तपाक से बोली। मैं ज़्यादा बोलती हूँ? अरे अम्मा से पूछ लो, बाबूजी के सामने आवाज़ नहीं निकलती थी मेरी, और आज भी बड़े भैया के सामने इज्जत से बात करती हूँ मैं। सोमवती तुरंत सफाई देती हुई बोली, अच्छा, इसलिए फूफा जी बहुत धीरे बोलते हैं, क्योंकि शादी के बाद उनकी आवाज़ आपने ले ली है ना? इस बार कला कुछ सोचते हुए बोली तो विभा ने उसे पलट कर देखा। देखा अम्मा, देखा, कोई इज्जत नहीं है मेरी इस घर में। सोमवती बुआ फिर गुस्सा होकर बोली। बुआ पकौड़ी, स्नेह किचन से प्लेट लाकर बोली। नहीं खानी मुझे। बुआ प्याज की है, और भाभी चाय भी बना रही हैं दोबारा, तो मना कर दूं? स्नेह फिर बेचारी भोलेपन से उनकी नाराज़गी बिना समझे बोली। नहीं नहीं, रख, खा लूँगी, वैसे भी अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। सोमवती स्नेह की आदत से बिल्कुल वाकिफ़ थी। जहाँ इला चुनमुन कला सरगना चला रहे थे, वहीं स्नेह बस उनके बीच अहिंसावादी बिगुल बजा रही थी, और विभा वो बड़े होने के नाते बस उन्हें आंखों से घूरा करती थी। ये सब होने के बाद रात तक सब घर फिर भर गया। आते ही दीनानाथ ने बताया कि आगे कई महीनों तक कोई शुभ लगन न होने की वजह से अगले हफ्ते ही तिलक और शादी की डेट रख ली गई, जिसे सुनते ही परिवार में खलबली मच गई। सबको अपनी अपनी टेंशन हो गई। सबसे ज़्यादा तो कपड़ों की टेंशन हुई थी सबको। खैर, इसी बात पर तय हुआ कि कल के लिए सब चलकर कपड़े ही खरीद लेंगे सब। इसके लिए रात में लिस्ट तैयार हुई। जीवन और रमन को भी दुकान से छुट्टी मिली तब तक, ताकि सारी बुकिंग हो जाए। हलवाई, सामियाने, लाइट, राशन सब उनके जिम्मे हुआ। इस बीच परेशान तो चुनमुन हुआ जब उसे दीनानाथ ने साफ कहा कि कल के कल 2 गाड़ी बुकिंग पर लेकर सारी औरतों को भर कर गहने और कपड़े दिलवाने वो जाएगा।
और रामनाथ और बैजूनाथ के साथ वो कार्ड मेहमानों की लिस्ट और उन्हें देने वाले उपहार वो खुद कल कर लेंगे। और ऐसे ही हर दिन के काम बांटे गए, जिसमें औरतों के सारे कामों की करवाने की जिम्मेदारी चुनमुन पर ही आई, वो भी गाड़ी की बुकिंग करवा कर, क्योंकि घर की इकलौती गाड़ी बुलेरो वो तो इन सबको सामान सहित एक साथ खुद में भर नहीं सकती। फिलहाल तो वो कुछ देर मुंह बनाता बैठा रहा और फिर सोमवती को देखता रहा, जो उसके इस काम से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिर फंसा तो था चुनमुन, पर वो भी कुंती देवी के अखंड कर्मों का फल था। ऐसे तो नहीं हार मानता। ताऊ जी, बुआ और दादी और माँ को गाड़ी में उल्टी आती है, तो इन सब के लिए मोहल्ले के एक अहसन चाचा का बैटरी वाला रिक्शा कर लूँ, हवा खाते जाएंगे। वो कुछ सोचकर बोला तो दीनानाथ जी ने उसकी बात पर गौर किया। बात तो सही है, क्या कहती हो अम्मा? जैसा तुम्हें ठीक लगे दीना, कुंती देवी भी कुछ सोच कह गई। कह तो चुनमुन सही रहा था, पर सोमवती ने उसकी तरफ देख मुंह बनाया। खैर सब तय हुआ और सुबह जल्दी उठने का इरादा कर सब सोने चले गए, सिवाय स्नेह के, जो अभी बुक का एक चैप्टर पढ़ने बैठ गई थी बैठक में, क्योंकि वहाँ लाइट्स जलती तो बाकी लोगों की नींद डिस्टर्ब होती। बिना ये जाने कि किसी की आंखों की नींद वो चुरा लाई थी, जिससे जल्दी ही उसकी मुलाकातों का सिलसिला इस कदर बढ़ेगा कि वो कहीं जाने नहीं देगा उसे। जिस्म पर हल्की फुल टी शर्ट डालता हुआ, वो बालों को बिखरते हुए वो गाड़ी में आकर बैठ गया। बारिश बंद थी और मौसम बेहद खुशगवार हो चला था। रात का लगभग 11 बज रहा होगा। बेचैनी का असर कुछ इस कदर था कि उसे टाइम का कुछ ख्याल ही नहीं था। यूं तो पहले मोह कभी ऐसा नहीं था। उसने गाड़ी धीमे से आकर पार्किंग एरिया में लगाई और खुद चलता हुआ वहां आ पहुंचा जहां उसने आज स्नेह को सुबह छोड़ा था। आगरा की उस गली में भले ही चहल पहल बिल्कुल नहीं थी, पर रोड पर अच्छा खासा शोर था। पर उसे उससे क्या मतलब? उसका सुकून तो इसी शांत गली के कोने वाले घर में सुर्ख आंखें किताब पर टिकाए एक लड़की के पास था, जिसके लिए वो जिद्दी सा हो गया था। ये प्यार भी गजब होता है ना। जो सही गलत सोचते हैं उनके मापदंड में कुछ गलत और कुछ सही होता है, पर जिन्हें सच में प्यार होता है ना, उनका किया हुआ कुछ गलत नहीं होता। अट्रैक्शन, शारीरिक ज़रूरतें, लालच, ये सब प्यार में हो तो वो प्यार है ही कहाँ। प्यार तो बस सिर्फ किसी के एक नज़र उठाकर देखने से ही आत्मा तक उतर जाता है। सिर्फ देख लेने भर के लिए ना जाने क्यों उसने निडरता से कदम उस गली के अंदर मोड़ दिए और सीधा चलता हुआ उस घर के सामने आकर खड़ा हुआ, उसी बैठक की खिड़की के पास जो बाहर रोड की तरफ खुलती है। सिर्फ एक लड़की के दरवाजे की दूरी पर वो खड़ा था। हक से किताबें बंद करते ही ना जाने क्यों एक एहसास से उसने वो खिड़की धीरे से खोली, बस यूं ही उस पुराने डिज़ाइन की लगी हुई जाली से चाँद को देखने के लिए, जो अक्सर बारिश के बाद बेहद साफ आसमान में बिल्कुल खिला सा लगता था। और उधर कदम वापस मोड़ते हुए मोह के दिल में हलचल मच गई। वो जल्दी से उस सामने वाले घर के लाइट की रोशनी से बच अंधेरे में हुआ और नज़र सामने की। वही सुर्ख आंखें उस मध्यम रोशनी में साफ दिखाई दी, उसे बेहद खूबसूरत। उफ, आज कोई और दुआ मांग लेता तो वो भी पूरी हो जाती। उसने नज़रें खिड़की के पार खड़ी स्नेह पर टिका दी। उसके घुघराले बालों की लटें धीमे धीमे उसके चेहरे को छूती रही थीं। मोह का दिल धड़क उठा। वो उसके लिए है, हाँ वो वाकई सिर्फ उसके लिए है। देख लेने भर से ही तो सब कुछ पा जाने का सुकून, ये अट्रैक्शन तो नहीं। वो तब तक उसे देखता रहा हक से, जब तक वो खिड़की बंद ना हुई। उसके बाद वो वैसे ही वापस मुड़ गया, कल फिर उसे देखने के लिए या फिर मिलने के लिए, ताकि एहसास तो उसे भी हो कि वो क्या होती जा रही है उसके लिए। अगली सुबह उम्मीद के मुताबिक सब जल्दी जल्दी उठकर नाश्ता पानी खाकर ठंडे पानी की बोतल और बड़े बड़े झोले उठाकर तैयार होकर दरवाजे पर खड़े हो गए। माँ, ये बीड़ी छाप और सहेली चाय पत्ती के बोरे क्यों ले चल रही हो? वहाँ कपड़ों के साथ हमें शॉपर मिल जाएंगे। कला झल्लाते हुए अपनी माँ से बोली। ज़्यादा अंग्रेज ना बनो तुम। अरे कोई छोटा सामान लेंगे वो इसमें रख लेंगे। सरिता भी उसी टोन में बोली। मैं नहीं पकड़ूंगा ये, चुनमुन गाड़ी वाले को फ़ोन लगाता हुआ बोला।
मत पकड़ना, मैं रख लूँगी अपने सर पर, कोई काम के नहीं है ये बच्चे। कुंती देवी धीरे धीरे आगे आकर उस बैटरी रिक्शा में बैठकर बोले, रहने दो आप इतना एहसान करने को। खुद का मैदे जैसा मुंह जब लाल होकर काला होगा धूप से तो पानी मैं ढूंढता फिरूंगा और ये झोला उठाएंगी। अब सबको गोद में उठाकर बिठाऊं? चुनमुन पीछे मुड़कर बोला। और उसके बाद उन बैटरी रिक्शा में कुंती देवी, सोमवती, सुनीता, सरिता और राधा बैठी और बाकी ज्योति, रीमा सहित वो आतंकवादी मंडली गाड़ी में भर गई और चली सवारी शॉपिंग पर, जहाँ इन 3 जनरेशन का तमाशा होना तो जायज़ था। उधर विवेक और विभा की कुछ हल्की फुल्की बात फ़ोन पर हो जाया करती थी, जिसके तहत आज उसे पता था कि वो सब आज शॉपिंग पर गए हैं। जिसका ढिढोरा उसने अनुज जो कि आज मोह से मिलने घर आया था उसके सामने खोल दिया। तो तुम मिलाओ जाकर भाभी से, आनो ने तुरंत आइडिया सुझाया। जिंदा अच्छा नहीं लगता क्या? पूरा परिवार होगा वहाँ, और कहीं ताऊ जी को पता चल गया तो गया मैं। इश्क में रिस्क जायज़ है विवेक, अनुज हाथ उठा ज्ञान देते हुए बोला। नहीं भाई, मुझे डर लगता है। अरे यार देख, हमारे घर की भी लेडीज जनता गई है ना शॉपिंग पर, और शादी को भी कम दिन ही है, तो कह देना अगर कोई देख ले कि तुम भी कुछ लेने आए थे। आनो ने फिर दिमाग बढ़ाया। बात तो सही है, पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप लोग भी चलिए, विवेक मुंह बनाकर बोला। पागल हो, हम क्या करेंगे वहाँ? अनुज आंखें बाहर निकाल कर बोला। क्यों, आप मेरी शादी में अपनी शादी के कपड़े दोबारा पहनेंगे क्या? आप भी कह देना मैं अपने लिए कपड़े लेने आया हूँ, अगर पकड़े गए तो। पर मैं तो ले आया हूँ कपड़े, ये बात वहाँ किसे पता होगी? आनो झट से बोला। हाँ ये तो है, पर ऐसा करते हैं ना, मोह को भी लिए चलते हैं, वो होगा साथ में, तो बात अगर घर तक आई भी तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जहाँ मोह वहाँ सब सीरियस ही होगा। अनुज ने रास्ता सुझाया। फिर असंभव बात भाई, मोह भाई को आप जानते हो ना, सुनते हैं समझते हैं, पर करते वही हैं जो उनका मन होता है। नहीं नहीं, वो नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? उसके चुप होते ही पीछे से आवाज़ आई। मोह अभी अभी नहा कर तैयार होकर आया था, पर्पल शर्ट जिसके नीचे वाइट जींस और कुछ भीगे से उसके सेट बाल। कुछ नहीं भाई, बस। अरे मोह, इसके होने वाली बीबी विथ फैमिली शॉपिंग पर गई है, तो ये सोच रहा था कि शादी से पहले एक बार चोरी चोरी मिल ले उससे, इसलिए ये बोल रहा था कि हम तीनों भी इसके साथ जाएं, इसके आगे पीछे बॉडीगार्ड बनकर। अनुज उसकी बात काट पूरी बात बताकर बोला, तो विवेक ने उसे हैरानी से देखा। तब तक मोह जाने के लिए मुड़ गया था। देखा, मैंने कहा था ना, विवेक ने अनुज को घूरते हुए आंखों ही आंखों में कहा। अब चलना है आप लोगों को कि उनके शॉपिंग से लौट आने के बाद जाना है? मोह पीछे मुड़कर बोला तो सब एकदम हैरान हुए और आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। मुझे ही देखना है तो मैं बैठ जाता हूँ आपके सामने ही। मोह उन्हें देख कदम उनकी तरफ बढ़ाए ही थे कि तीनों भागते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। इधर शॉपिंग शुरू हुई, सबसे पहले ज्वेलरी की दुकान से, क्योंकि कुंती देवी का मानना था कि दिन में ही ये सब काम निपटना चाहिए, ताकि सब पैसे का हिसाब करके अपने पुश्तैनी सुनार के यहाँ ही रखवा जाएंगे और जाते हुए उठा लेंगे। फिलहाल वो 7 पत्ती की नथ की पत्तियाँ बड़ी ध्यान से गिन रही थी और बाकी बच्चा मंडली मुँह बाए उन्हें देख रही थी। लगता है तुम्हारी शादी में तुम मीना कुमारी और मधुबाला को पीछे छोड़ दोगी विभा दीदी। ये 7 पत्ती नथ, ये बड़े बड़े झाले और ये कड़ियों वाला हार। कला सामने निकले जेवर देखकर बोली तो विभा का मुंह बना। अच्छे तो हैं, स्नेह धीरे से बोली। तो तुम पहन लेना। स्नेह, मुझे नहीं पसंद, कुछ करो तुम लोग, मैं तो झुमकी लूँगी, विभा फटाक से बोली। दादी, ये कुछ ज़्यादा ही आपके ज़माने टाइप नहीं है? इला कुछ देर बाद मुँहफट जबान का सबूत देकर बोली। तुम्हें कुछ पता है? अरे ये ऐसे जेवर ही ना दुल्हन की शान होते हैं, आजकल के फैशन से ले लो 4 दिन में टूट फूट जाएं। अरे मैं जब आई थी ब्याह के तब मुझे ये झाले मिले ही नहीं थे, कैसा दुख हुआ था मुझे। वो मछली डिजाइन वाले झाले पहनकर कुंती देवी उसे फटकारते हुए बोली। अच्छा, तो ये अपने सपने सुहाने पूरे कर रहे हैं? विभा दीदी, खा पी लो, ये भारी भारी जेवर पहनने के लिए ताकत भी तो चाहिए। चुनमुन कुछ सोच उकता कर बोला। चुप कर चमनलाल, सोमवती कुंती की टोन में बोली। बुआ, नाम नहीं बिगाड़ना वरना छोड़कर चला जाऊंगा यहीं, और वैसे भी जल्दी करिए आप लोग, कपड़े की दुकान अपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि कल तक मैं आप सबके साथ घूमूंगा।
अरे सोने चांदी में जल्दी नहीं करते, राधा उसे आंख दिखाकर बोली। तो साल भर का टाइम नहीं है हमारे पास ताई जी, चुनमुन फिर बोला। खैर राम राम करके 2 घंटे बाद सोना चांदी खरीद लिया गया और उसकी पर्ची बनवा कुंती देवी ने झट से बटुए में डाली। अब पूरी मंडली चूड़ियों और शादी की रस्मों के मिलने वाले सामान की गली में आकर रुक गई। हर जगह औरतें और लड़कियों का ही आतंक था वहाँ। जैसे तैसे चुनमुन जगह बनाता हुआ उन सबों को दुकान के अंदर ले आया था। क्या चाहिए भाई? दुकान वाला उसे सबसे आगे देखकर बोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, ये पीछे मेरी 3 जनरेशन खड़ी है ना, इन्हें सब चाहिए, चुनमुन झट से बोला। उधर विभा के मोबाइल की मैसेज रिंग बीप हुई। विवेक का था। उसने पूछा था कि वो कहाँ है, तो उसने भोले मन से सब सच बता दिया और आगे की बात सुन उसकी आंखें निकल आई। ये सुनो, तुम लोगों के जीजाजी यहाँ आ रहे हैं। विभा राजदारी से कला, इला और स्नेह से बोली। उन्हें भी चूड़ियाँ खरीदनी है? स्नेह भोली माता बन तुरंत बोली तो इला ने उसे घूरा। मत बोला करो देवी माता, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। अरे मिलने आ रहे होंगे वो विभा दीदी से, और क्या? नहीं, देख रही हो दादी और बुआ, माँ, चाची सब साथ हैं। हाँ तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और फिर हमारी भाभियाँ हैं ना, सब संभाल लेंगे, बस कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इला कुछ सोचकर बोली। पागल, उतनी भीड़ में कौन सा डुएट डांस करवाएगी तू? कला उस पर भड़की। भीड़ में ही मजा है मेरी जान, इला चुटकी देकर बोली। मैं नहीं जाऊंगी, हमेशा मुझे ही फंसवाती है अपने कांडों में, स्नेह झट से बोली। अरे मेरी भोली गाय, तुम्हारे अलावा कोई हमें यहाँ से निकलने का चांस दिलवा नहीं सकता। आखिर तुम्हारी साफ सुथरी इमेज का फ़ायदा हम भाई बहन नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए चुपचाप दादी से कहो कि हमें ऑक्साइड ज्वेलरी लेनी है जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तब तक मैं भाभियों को समझा दूंगी। सारा रस्मों का सामान और सगुन की चूड़ी में वो दादी और बाकी सबको लगाए रखेंगी। और चुनमुन, मिलकर आधे घंटे में वापस आ जाना, वरना मैं पक्का आ जाऊंगा वहीं पर। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही चुनमुन बोला जो उनके पीछे ही खड़ा था। अरे मेरे गुलगुले, क्या बात है, इतना अच्छा तो कब से हो गया? कला धीरे से हंसकर बोली। आज का दिन वैसे भी काले अक्षरों में दर्ज हो गया मेरी लाइफ के, तो सोचा और काला करवा लूं। चल कमीने, इला बोली और मटक कर आगे चली और साथ में स्नेह को भी घसीटा। नहीं नहीं, वो बोली ही थी कि सोमवती और सरिता की नज़र उन पर जमी। क्या है, यहाँ भी चैन नहीं तुम सबको? सुनीता उन पर चिल्लाई। वो माँ, हम सोना तो पहनेंगे नहीं तो क्या वो झुमके और नेकलेस और बाकी सब पीछे वाली दुकान से ले लें? यहाँ अच्छा मिलता है, स्नेह साफ साफ बोली। अब इससे ज़्यादा वो बात घुमा नहीं सकती थी, और ख़रीद तो वो पक्का लेगी क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। अच्छा ठीक है, ख़रीद लो, लेकिन ध्यान से, भीड़ बहुत है। राधा कुछ सोच सुनीता से पहले ही बोली तो रीमा और ज्योति को दाल में कुछ काला लगा, तो इला ने उन्हें आंखों ही आंखों में कुछ समझा दिया और तुरंत बाहर निकल गए। और बारी उन सबको इतनी भीड़ में ढूंढने की थी, और उम्मीद के मुताबिक मोह की प्रेम लीला को सबसे बड़ी दुश्मन खुद स्नेह ही बनी, जो अभी फिलहाल कुंती देवी के आर्डर के तहत उन सबको बचाने के लिए चुनमुन का फ़ोन आते ही पीछे वाली गली में सबसे अच्छी बच्ची बनते हुए मिट्टी के बर्तन जो शादी में ज़रूरी थे उन्हें लेने चली गई। अब फिलहाल विभा उनसे अलग विवेक के साथ कुछ शर्माते लजाते झुमके देख रही थी, और बाकी सब एक साथ हुए। तेरा मूड क्यों ख़राब है? आनो ने अपनी आफत बुलाते हुए खुद मोह से पूछा। मेरा मूड नहीं ख़राब है, मेरा मुँह ही ऐसा है, वो पलटकर वैसे ही बोला तो मामले को गंभीरता को देखते हुए वो सामने देखने लगा जहाँ मैडम इला उसे ही घूर रही थी। बहुत खूबसूरत हूँ ना मैं? आनव स्टाइल से आगे बढ़ उसे छेड़कर बोला। नहीं, वो तो मैं ये देख रही थी कि कितना जल्दी होगी भगवान को तुम्हें बनाने में, जो एक बोरी पुट्टी मंगाकर बस ऐसे ही थोप दिया तुम्हें, बाकी आकार कोई नहीं दिया। वो स्टाइल से हाथ चलाते हुए बोली तो वहीं खड़ी कला अनुज खिलखिलाकर हंस पड़े। लाफ्टर शो नहीं चल रहा है भाई, यहाँ इनके घर वाले भी हैं। ये गूंजती हुई हंसी अगर उन तक पहुंची तो अगली बार कोई नहीं हंसेगा। फिर वो पलटकर उन दोनों से बोला। उसके बाद इला की तरफ मुड़ा। मुझे तो खैर थोपा तब भी, तुम्हें तो ऐसे ही नींद में उठाया और फेंक दिया नीचे कि जाओ हड़ो जाके सबको। तुम्हारे गले पड़ी हूँ मैं? मेरा गला दिख रहा है तुम्हें? अरे ये तो बहुत सही हुआ, वरना मुझे तो लगा मैं थोपा हुआ तो गला कहाँ है, पेट कहाँ है, तुम्हें कहाँ दिखाई देगा?
इला आनो आसपास लोग हैं, चुप हो जाओ। मोह उन दोनों की जोर होती हुई आवाज़ सुनकर बोला तो माहौल अगली बार हिसाब बराबर होने के हिसाब से शांत हुआ। अच्छा ठीक है, वैसे अब विवेक और विभा तो मिलने आए हैं, हम तो फ्री हैं, तो क्यों ना गोलगप्पे ट्राई करें यहाँ के। क्यों मोह, आप लोग खा लीजिए। वो पॉकेट में हाथ डाल बोला तो इला ने कला को देखा तो उसकी मनसा समझते हुए कला ने उसे घूरा, पर वो काहे माने। जीजू, ये मोह जीजू कितने के दिल तोड़ चुके हैं। वो अनुज से धीरे धीरे मोह को देखते हुए बोली तो कला ने मुँह फाड़कर उसे देखा। सबके तोड़े ही हैं, बताओ गलत बात है कि नहीं। वो चुगलखोर चाची की तरह बोला तो आनो कहाँ पीछे रहता। तुरंत पलटकर मोह की अम्मा बनकर बोला, भगवान इसका घर बस जाए, एक बार तो मैं धन्य हो जाऊं। सही बात है, उम्र भी तो हो रही है तुम्हारी, क्या पता कब फटके खा जाओ। उससे पहले बच्चे तो देख ही लो मोह जीजू के। बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं। वो इला की बात सुनकर फिर से बोला, बोल तो ऐसे ही रहे हो। इला दफा। अब की कला उसकी और आनो के बीच आकर आंखें फाड़कर बोली, मैं कहाँ दफा, अगर मैं चली गई ना तो फंसने पर वापस नहीं आऊँगी। फिर हो गया विवेक जीजू और विभा दीदी का रंगारंग कार्यक्रम। और वैसे भी स्नेह कहाँ चली गई, बर्तन ले रही है या बना रही है क्या। अरे आए बर्तन देकर तो कुछ पता चले। क्या मैं देख कर आऊँ, कहीं ये दादी के पास जाकर वापस ही नहीं आई हो। कला उसकी बात सुन कुछ सोच कर बोली, फिर पीछे मुड़ी ही थी कि कला आप रुको, मैं जाता हूँ, तब तक आप सब गोलगप्पे खा लीजिए। मोह तुरंत गोलगप्पे वाले को पैसे एडवांस देकर फुर्ती से निकलता हुआ बोला तो अनुज और आनव का मुंह खुला का खुला रह गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।